बिल्कुल, हम जब सीज़ फायर की कल बात कर रहे थे तो कल भी मैंने ये इश्यू उठाया था कि गज़ा के लिए कहीं न कहीं एक सकारात्मक दृश्य बनता हुआ दिख रहा है। हालाँकि उस पर बहुत कुछ अभी तक सामने आ नहीं पाया है, लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए क्योंकि कि अगर परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं साकिब, जिस तरीके से ये सीज़ फायर हुआ इस पूरे प्रकरण में और अगर कोई सबसे मजबूत कैरेक्टर के रूप में सामने आया है, तो वो है खामेनेई। खामेनेई इस समय जिस तरीके से एक सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या ये माना जाए ये सीज़ फायर जो है वो गजा और फिलिस्तीन के लिए भी कहीं निश्चित तौर पे अच्छा समय लेकर के आएगा? और साथ में ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है दोनों देशों के बीच इज़राइल और ईरान, इसको क्या माना जाए? कौन सच छुपा रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कैसे देश की जनता समझे? बहुत शुक्रिया सर, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज के राय सर के साथ में फिर एक बार बैठने का मौका मिला है, उनको सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अपनी दुआओं में भी आप याद रखें, और मेरे जो दूसरे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, हमारे अभिभावक हैं। तो सर अपनी बात हम लोग बिहार चुनाव में आना चाहेंगे। जरूर जरूर सर, जरूर। मेरा गरीब खाना, मेरी झोपड़ी में जितनी जगह, जितनी गुंजाइश है, आपका स्वागत है सर। बिल्कुल, रोटी नमक खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। बिल्कुल सर। राम प्रकाश भाई, एक सलमान साहब की 4 पंक्तियां हैं, उनसे मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, जो हम पे गुजरी थी रंज सारे, जो खुद पे गुजरी तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, जो अगले मौसम फिर उन दरख्तों पे फल न उतरे तो लोग समझे। यही हाल आज इजराइल का हुआ है कि गजा पर, और उसने जो पूरे मिडिल ईस्ट की जो छोटे छोटे मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, उन पर तो बम बरसा के उनको खंडरों में तब्दील करने का जो जश्न मना रहा था इजराइल, और ईरान ने जिस तरह से पलटवार करके 12 दिनों में उसका बाजा बजाया है, आज वो अपने घर, अपने शहर की सड़कों पर जब उन खंडरों और उन मलबों को देख रहा है नेतन्याहू, तो उसको समझ में आ रहा है कि घर का टूट जाना, आशियानों का टूट जाना कितना पीड़ादायक होता है और कितना कष्टदायक होता है। के राय सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो झूठा प्रपंच है इजराइल का, वो दरअसल दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। मैंने कल कहा था सर कि अमेरिका के जो ये जो GBU-57 बम उसने ईरान पर बरसाए थे, वो मुर्गा छाप सुतली बम साबित हुए हैं। वो दिवाली वाले जो हमारे यहाँ गली मोहल्लों में बच्चे छोड़ते हैं दिवाली के टाइम में, और ये तो आज उसके खुद के अखबार ने छाप दिया है। उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट लीक हो रही है कि ईरान का कुछ भी नहीं हुआ है अमेरिका के हमले में। और ये न्यूक्लियर, और जिस तरह से ट्रंप जो है वो सीना चौड़ा करके राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे कि हमने नतांज और अस्फहान और फोर्दो को तबाह कर दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद नेतन्याहू का जो वीडियो था कि थैंक यू ट्रंप, थैंक यू प्रेसिडेंट, वो तमाम सिर्फ जो है छलावा और दिखावा था। उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। वो दुनिया को दिग्भ्रमित करने की जो चालें थी, वो चालें अब जो है दुनिया के सामने आ रही हैं। और जीत और हार सर, अब वो पहले वाला तो जमाना रहा नहीं कि सेनाएं लड़ती हैं घोड़े पे सवार होकर तलवार से और किसी की जीत हो जाती है, फिर वो इलाका उसका हो जाता है। अब तो दरअसल नरेशन के वॉर में जीत होती है, परसेप्शन के वॉर में जीत होती है कि आपने दुनिया को मैसेजिंग क्या की है, और उस मैसेजिंग से ही जीत हार का पैमाना तय होता है। वो जो संदेश आप दुनिया को देते हैं, उसी से जीत और हार का पैमाना तय होता है। तो अगर उस पैमाने पर हम इस 12 दिन के जो युद्ध, जो सैन्य संघर्ष था, और ट्रंप ने जिसको 12 डेज वार का नाम दिया है, अगर उसकी बुनियाद पर हम इसका आकलन करेंगे, तो इस युद्ध में एकमात्र विजेता ईरान बन के खड़ा हुआ है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अंडर एस्टिमेट करने की जो कोशिश इजराइल ने की और अमेरिका ने की, इजराइल को तो दूसरे तीसरे दिन ही समझ में आ गया था कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया है। उसका जो रक्षा मंत्री है इतामार बेन-ग्विर, उसको जब वो एक बंकर में घुसा, वहां उसको जनता ने घेर के खदेड़ा था कि तुमने ईरान पे हमला क्यों किया। तो बेन-ग्विर का जवाब था कि हमको अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा। ये वीडियो बाकायदा उसकी जारी, वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे उसकी वायरल है। और आज जो है वो इजराइल जो है वो जीत का जश्न मना रहा है। और अब तेहरान में भी जश्न है, और तेहरान वालों को तो जश्न मनाने का अधिकार है, लेकिन हम इस बात पर भी ध्यान देंगे सर, और हमारी तो हम तो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी सूचना भी आए कि तेहरान की किसी पेट्रोल स्टेशन पर खामनेई साहब की जो है कोई तस्वीर लगी है कि नहीं। वो पासदार यानी इनकलाब की जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो पहन के, चश्मा उश्मा लगा के, हेलमेट लगे, उनकी कोई फोटो वोटो लगी कि नहीं लगी। हम इस पर भी जो है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप भी पता करिएगा, मैं भी पता करूंगा। तो असल में
परसेप्शन का जो वॉर है उसमें ईरान जीत गया, लेकिन हाँ एक जगह पर जो के राय सर ने भी कहा कि वहां थोड़ा सा निराशा होती है कि इस पूरे सीज फायर के प्रकरण में सकीब माफ करिएगा, इस टाइप के फोटो पे पेटेंट है, वो सभी लोग जारी नहीं कर सकते हैं। सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों को अथॉरिटी नहीं है कि वैसी फोटो सभी जारी कर लें कि काला चश्मा लगा के और एयरफोर्स की ड्रेस पहन करके, हेलमेट दबा करके और फोटो अपने देश में पेट्रोल पंप से लेकर के सड़कों और चौराहों तक लगवा लें। वो पेटेंट है और वो केवल और केवल विश्वगुरु के लिए है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। तो और इस बात से बड़ी निराशा हुई है कि हम लोगों को लग रहा था कि सीज फायर के समय गजा को ध्यान में रखा जाएगा। गजा, कुछ शर्तें ऐसी होंगी जिसमें गजा को भी एक मुख्य बिंदु के तौर पे रखा जाएगा कि आप वहां जो है ये जो जिस तरह से आप कत्लेआम और एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हैं उसको आप खत्म करिए। और इस दौरान भी सर, इस दौरान भी ये जो 12 दिनों का इधर ईरान के साथ जो संघर्ष हुआ है, इस दौरान गजा में 800 मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को इजराइल ने कत्ल किया है। रेस्क्यू के मतलब ऐड लेते हुए या खाना लेते हुए, दवा लेते हुए उसने बम बरसाए हैं, उसके लोगों ने बारूद और गोलियां बरसाई हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी निराशा लग रही है कि गजा को बिल्कुल भी मतलब हम लोगों ने भुला दिया, चर्चा में भी नहीं रखा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय विमर्श खड़ा हुआ है इन ये सैन्य संघर्ष के बाद, इसमें गजा कहीं पीछे चला गया है, पर्दे के मतलब बहुत नेपथ्य में चला गया है जिसको हम बोल सकते हैं। उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अमेरिका तो खैर नहीं करेगा, इजराइल भी नहीं करेगा, लेकिन ईरान से उम्मीदें थी कि ईरान जो है इस मुख्य बिंदु को सामने रखेगा कि आप गजा में भी जो है आप सीज फायर करवाइए और सीज फायर होना चाहिए, नहीं तो। और शायद लग रहा था लोगों को कि ईरान तब तक तैयार नहीं होगा कि हम सीज फायर नहीं करेंगे जब तक आप गजा में जो आप कत्लेआम कर रहे हैं उसको आप खत्म नहीं करेंगे। तो ये सब है सर। जी सकीब, ये जो बात अभी कही है के राय सर ने, क्या ये जितने भी देश हैं, अमेरिका जैसे देश को, जबकि सभी जानते हैं कि अमेरिका की मानसिकता क्या है, वो कैसे दुनिया के तमाम संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, उसकी जो नीति है वो सभी समझते हैं, उसके बावजूद भी इन तमाम देशों ने अमेरिका को अपना बेस बनाने दिया अपने देश के अंदर। और जो ये अस्थिरता है रह रह करके जो आती है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अमेरिका को माना जाए या फिर इन सारे देशों की भी जिम्मेदारी उतनी ही मानी जानी चाहिए जितना इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है? देखिए, के राय सर जो बात कह रहे हैं, ये जो अरब मुल्क हैं ये फलस्तीनियों के भी गुनहगार हैं। मैं सिर्फ इनको अमेरिका का पिट्ठू नहीं मानता हूं। ये गजा का जो नरसंहार हो रहा है और आज जो इजराइल एक नाजायज राष्ट्र के रूप में वहां अरबों की जमीन कब्जा करके बैठा है और अब ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इन यहूदियों को वहां बसाने में अरबों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनको ये दुनिया में कहीं भी खदेड़ देते, लेकिन अरबों की, और ये इनको जहां खदेड़ के जर्मन के होलोकास्ट के बाद भेजा जाता, ये उस खित्ते में, उस कॉन्टिनेंट में जाकर के ये उत्पात मचा रहे होते। इनको 1948 में लाके अरबों की जमीन पर बसाया अमेरिका ने और इन्होंने अपनी जमीनें दी। जबकि ये जो आसमानी किताबें पढ़ने वाले लोग हैं और जो जिनका उस पर यकीन है, मतलब जैसे मुसलमान है या ईसाई है या यहूदी है, या जैसे हम लोग कुरान है, बाइबल है, तौरात है, इंजील है, ये तमाम जो आसमानी किताबें, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये यहूद और नसारा कभी भरोसे के काबिल नहीं है। इनके जितना बड़ा शरपसंद, इनके जितना बड़ा शैतान पूरी दुनिया में नहीं होता। कभी भी दुनिया की किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ में ये जो यहूदी हैं, दुनिया के 1.5 करोड़ यहूदी, इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता है वैचारिक रूप से। और इनकी धूर्तता और मक्कारी की कहानियां जो है वो पूरे मतलब हर सब कुछ साबित है। तो उसके बावजूद ये इन्होंने जो है अरबों की जमीन पर उनको बसाया। और आज जो ये अमेरिका के दलाल बने बैठे हैं, दरअसल ये अपनी राजशाही बचाने के चक्कर में बने बैठे हैं। इनको लगता है कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, हमारे यहाँ ये जो है डिप्लोमेसी और डेमोक्रेसी के नाम पर क्रांति करवा के हमारी राजशाही खत्म करवा देंगे। तो ये दरअसल इनका डर है और जिसके कारण ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। और अमेरिका मिडिल ईस्ट में चौधरी बना हुआ घूम रहा है सब जगह। छोटे छोटे से मुल्क हैं, अपार संसाधन है इनके पास, पैसा, दुनिया का पैसा इनके पास है। आप समझिए कि एक करोड़ से ज्यादा भारतीय पूरे मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, अलग अलग देशों में। आप चले जाइए, सीवान बिहार का एक छोटा सा जिला है सीवान, आपको हर तीसरे घर से 5 लोग सऊदी अरब में मिल जाएंगे, कुवैत में मिल जाएंगे, दुबई में मिल जाएंगे, बहरीन में मिल जाएंगे।
वो सबसे ज्यादा अगर पेट्रो डॉलर बिहार जैसे छोटे पिछड़े राज्य में आता है तो वो सीवान में आता है। और ऐसे ऐसे कई शहर हैं जहाँ की पूरी पूरी आबादी, आधी आधी आबादी मर्दों की, जो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब जाके मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। तो इनको डर लगता है अमेरिका से। और अमेरिका के ये पिट्ठू बने हुए हैं अपनी राजशाही, ये जो क्राउन प्रिंस है दुबई के, या फिर आप उधर सऊदी अरब के आप देख लीजिए जो शहजादे हैं, जो भी है, ये क्राउन प्रिंस और शहजादा बना रहने के लिए अमेरिका की गुलामी कबूल किए बैठे। उनको लगता है कि कोई होगा जो हमको बचाएगा। जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर जब जनता सड़कों पे उतरी और अय्याशियों में मस्त है ये, मतलब इनकी अय्याशियों, इनकी शौक, इनके जो तोता पालने के लिए हवाई जहाज खरीद लेते हैं, तोतों के हवाई जहाज में रखते हैं। मतलब ये पागलपन है, दुनिया का पागलपन है भाई। पैसे, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास में कि तोता पालने के लिए पिंजड़ा नहीं, तुम हवाई जहाज खरीद रहे हो। 20-25 तोते को हवाई जहाज में छोड़ दिया है, और तोते को उड़ाने के लिए ये हवाई जहाज उड़ाते हैं कि तोते को उड़ने की ख्वाहिश होती है तो हम हवाई जहाज उड़ा के ले आएंगे। मतलब ये पागलपन है पैसे के नाम पर। लेकिन वैचारिकी नहीं है, तटस्थता नहीं है, सोच नहीं है, मानवाधिकार को लेकर के, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर के कुछ भी इनके पास नहीं है अपना। और ना ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों का पालन करते हैं कि भाई इंसानियत पर हमला, या इंसान मतलब ये जो कि भाई तुमको दुनिया में जो है, तुम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अनुयायी बना के भेजे गए हो, जिनको खैरुल बशर कहा जाता है, जिनको पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए जो है वो एक बताया जाता है कि वो बन करके आए हैं उसके संकट मोचक। तुम उनके अनुयायी हो और तुम जो अय्याशियों में डूबे पड़े हुए हो। तो ये तमाम चीजें हैं सर। और गजा का मसला जो है वो वहीं का वहीं है। और नरसंहार जिस तरह से गजा में चल रहा है, अब मुझे लगता है कि अभी जो ग्लोबल मार्च हो रहा है गजा की तरफ, भारत से पता नहीं कोई क्यों नहीं जा रहा है। मैं तो सोच रहा था मुझे जाने का मौका मिलता तो 10-20 लोग भी अगर यहाँ से खड़े होते किसी भी तरह से इंडिया से कि हम जाएंगे, तो हम उसके साथ जाते। मतलब एक इंसान को अपने जिंदा होने का सबूत जो है वो अपने आत्मसम्मान, अपनी आत्मा है उसको तो सबसे पहले देना चाहिए कि नहीं तुम खड़े हो, कोई देखे ना देखे, दुनिया देखे ना देखे, फोटो खींचे ना खींचे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर का जो एक इंसान है वो जिंदा है, तुम कम से कम उसको दिखाओ कि हम जिंदा हैं।